नमस्कार शोधार्थियों। लंबी कविताओं के सिलसिले में आज मैं अपने YouTube चैनल सुधा उपाध्याय के चैनल पर सदी के महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला में शरद कोकास जी के साथ हूँ। शरद कोकास जी बैतूल मध्य प्रदेश में जन्मे। साहित्य, समाज व इतिहास ज्ञाता की क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय इन्होंने भोपाल से स्नातक किया। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व में परास्नातक की डिग्री प्राप्त की। अपनी विशिष्ट लंबी कविताओं के लिए शरद कोकास जाने माने जाते हैं। ये एक्टिविस्ट के रूप में भी अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति नागपुर, साक्षरता समिति दुर्ग आदि अनेक संस्थाओं में काम कर रहे हैं। मस्तिष्क की सत्ता विषय पर अनेक शहरों और संस्थाओं में व्याख्यान दे चुके हैं। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में, चाहे वो सोशल मीडिया भी क्यों ना हो, इंटरनेट पर ब्लॉग, इन सब जगहों पर इनकी वैज्ञानिक दृष्टिकोण और इनके ऐतिहासिक बोध को लेकर लगातार हम उनकी सक्रियता देखते हैं और नियमित स्तंभ लेखन करते रहे हैं। पहल पुस्तिका के अंतर्गत लंबी कविता पुस्तिका पुरातत्ववेत्ता 2005 में आई। गुनगुनी धूप में बैठकर 1993 में, हमसे तो बेहतर है रंग 2014 में, कोकास परिवार की चिट्ठियां 2003 में और नव साक्षरों हेतु 3 कहानी पुस्तकें भी प्रकाशित हैं। पहल 104 में लंबी कविता इनकी दे खासा चर्चा में रही, साहित्य समाज में, कविता समाज में, आलोचना जगत में। पुरातत्ववेत्ता जैसी कविता तो खैर अब इतिहास में दर्ज है। एक ऐतिहासिक शोध के रूप में पुरातत्ववेत्ता कविता को ख्याति प्राप्त है, लोकप्रियता प्राप्त है। यहाँ उन्होंने मस्तिष्क का उत्खनन किया है। मनुष्य की निर्मिति के सबसे संश्लिष्ट और सबसे रहस्यमय खो हिस्सा जो परत दर परत किसी कुशल शल्य चिकित्सक की तरह शरद कोकास जी खोलते हैं और सहेजते हैं। शरद जी उन गहराइयों तक भी पहुंचने की भरपूर कोशिश करते हैं जहां से मनुष्य और समाज के अंतर संबंधों की पड़ताल होती है। एक मनोवैज्ञानिक के रूप में, एक मनोचिकित्सक के रूप में लगातार वो मौजूद रहते हैं। कविता की रचना संसार या रचना प्रक्रिया पर स्वयं शरद कोकास जी क्या कहते हैं, आइए शोधार्थियों जानते हैं। उनका कहना है कि आज हमारे पास संचार के इतने माध्यम हैं, इतना जरिया है, तमाम पुस्तकें हैं, शब्दकोश है, इंटरनेट है, गूगल सर्च के माध्यम से हम किसी भी भाषा में वह शब्द टाइप करके उसका अर्थ और तमाम संदर्भ जान लेते हैं। एक साधारण पाठक भी यह कर सकता है, शोधार्थी भी। इसके लिए बहुत ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं है। एक बार यदि हम उस संदर्भ का अर्थ भली भांति समझ लेंगे तो फिर आगे हमें कोई कठिनाई नहीं होती। सो हमें साहित्य का आनंद लेने के लिए और वैश्विक स्तर पर अपने साहित्य को स्थापित करने के लिए उन सबको आत्मसात करना होगा। हमारी संकुचित मानसिकता का खामियाजा हम लगातार भुगत रहे हैं कि वोकैबुलरीज कम होती जा रही हैं शोधार्थियों, शब्द भंडार जैसे चुकते से जा रहे हैं। तो नए शब्दों का इजाद करना, नया आविष्कार करना, शरद कोकास जी की ही बात में मैं अपनी बात जोड़ते हुए शोधार्थियों आप तक पहुंचाना चाहती हूँ कि नए शब्दों का संधान करना और उन शब्दों में परत दर परत अर्थ की जो संभावनाएं हैं उनको तलाश करना, यह भी शोधार्थियों शरद कोकास जी को प्रिय है और किसी भी आलोचक को ये चुनौती देती है। दरअसल शब्दों के इस्तेमाल का, उसका प्रयोग धर्म हम भूलते जा रहे हैं और शब्द अपने आप में समर्थ हैं, ब्रह्म स्वरूप हैं, लेकिन यही अगर बिखर जाए तो भ्रम भी पैदा करते हैं। तो उनकी बात में अपनी बात जोड़ते हुए मैं ये कहना चाहूँगी कि आज वैश्विक स्तर पर हिंदी की दशा और हिंदी कविता की जो दशा है उसको वो स्थान क्यों प्राप्त नहीं है जो उसका स्थान सचमुच है, जो उसे मिलना चाहिए था। हम तमाम विदेशी अनुदित साहित्य को पढ़ते हैं, सराहते हैं, उस पर सोचते हैं, मंथन करते हैं और लगातार हम यह भी कहते, सुनते, चिढ़ते दिखाई देते हैं कि ऐसा साहित्य हमारे यहाँ क्यों नहीं रचा जा रहा, जबकि रचा जा रहा है। संधान की जरूरत है। तो इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण शरद कोकास जी भी मानते हैं और ये मेरा भी मानना है कि हमारी कूपमंडूकता है,
हम लगातार सिमटे हुए हैं, अपने सुरक्षा कवच में, अपने कंफर्ट जोन में सिमटे रहते हैं। हमें इससे उबरने की छटपटाहट होनी चाहिए, हमें इससे उबरना ही होगा। आज अपनी YouTube चैनल पर मैं सदी के महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला में शरद कोकास जी की उन 3 बड़ी ज़रूरी कविताओं का पाठ करने जा रही हूँ शोधार्थियों, विशेष आपके लिए, क्योंकि आपको देखना है, आपको सुनना है, आपको परखना है और चिन्हित करना है समकालीन कवियों के साथ शरद कोकास जी को। शोधार्थियों, मेरी पसंद की पहली कविता है बुरे वक्त में जन्मी बेटियां। बेटियां जो कभी जन्मी ही नहीं, वे मृत्यु के दुख से मुक्त रहीं। जन्म लिया जिन्होंने इस नश्वर संसार में, उन्हें गुजरना पड़ा इस मरणांतक प्रक्रिया से। अस्तित्व में आने से लेकर अस्तित्व विहीन हो जाने की इस लघु अवधि में एक पूरी सदी उनकी देह से गुजर गई, किसी को पता ही नहीं चला और वे दाखिल हो गईं समय के इस अमूर्त चित्र में। शायद ही आ पाती वे कभी समकालीन कविता में, यदि उनके जिस्म से एक एक कपड़ा नोचकर जलते टायरों की माला उन्हें न पहनाई गई होती। शायद ही वे आ पाती किसी राष्ट्रीय समाचारों में, अगर उनकी मृत देहों से स्तन अलग करने और उन पर जुगुप्सा भरा वीर्यपात करने की बदतमीजियां नहीं की जाती। अफसोस कि उनमें भारतीय सैनिकों की लाशों के साथ बदसलूकी पर आक्रोश जताने वाले लोग भी थे। पुरुषों के पाजामे उतरवा कर धर्म जानने और उनकी जिंदगी का फैसला करने का तरीका वे पीछे छोड़ चुके थे। इस नरसंहार में इस बात की कोई दरकार न थी कि जिसे मारा जाना है उसका धर्म क्या है। उनका सबसे प्रिय शिकार थी पीठ पर जिम्मेदारी का बोझ लिए स्कूल जाने वाली नन्ही नन्ही बच्चियां, नर पिशाचों की नजर पड़ते ही जो औरतों में तब्दील हो गईं। कैलेंडर से अलग होती तारीखों के ढेर में गुम हो गईं वे बच्चियां और खुद पर हुए जुल्म के बारे में बयान देने के लिए जीवित ही नहीं बची। धर्म के तानाशाहों द्वारा उनके नग्न शरीरों पर खड़े होकर किए गए अट्टहास अभी थमे नहीं हैं। भय का भयावह दैत्य फिलहाल राहत का मुखौटा धारण किए हुए है। अभी आयोगों के पालने में न्यायिक प्रक्रिया अंगूठा चूस रही है। ईश्वर की अदालत में प्रस्तुत करने के लिए तर्क जुटाए जा रहे हैं। मनु से लेकर न्यूटन तक तमाम ऋषि मुगलों और अंग्रेजों की बसाई दिल्ली में फिर किसी राज्याभिषेक की तैयारी में है। अभी राजनीति की विसात पर अगले कई दशकों की चालें सोची जा रही हैं। अभी कई मोहरे दांव पर लगे हैं धर्म प्राण राजाओं और वजीरों को बचाने के लिए। वहीं तुलसी की क्षेपक कविता ढोल गंवार शूद्र पशुनारी चरितार्थ की जा रही है। ताड़ना के अंतिम बिंदु पर स्थापित इस आधी दुनिया के लिए बहुत दुख से कह रही है प्राध्यापिका अपनी छात्राओं से, तुम्हें तो पढ़ने लिखने का मौका मिल गया मेरी बच्चियां, तुम्हें तो पढ़ने लिखने का मौका मिल गया मेरी बच्चियों, शायद तुम्हारी बेटियों या पोतियों को न मिल पाए, बावजूद जिसके जनतंत्र की इस विशाल खाई में जहां नैतिकता, ईमान, सद्भावना और समानता की लाशें अंग भंग की अवस्था में बिखरी पड़ी हैं। गिद्धों की नजर से बचती हुई बेटियां धीरे धीरे बड़ी हो रही हैं। गिद्धों की नजर से बचती बेटियां धीरे धीरे बड़ी हो रही हैं। आज की दूसरी कविता है कौसर बानो का अजन्मा बेटा। इस श्रृंखला से 2 कविताएं मैं पढ़ूंगी। साथियों, ये तीनों कविताएं जो मैंने अपनी पसंद की चुनी हैं, ये आपको अहमदाबाद के उस नरसंहार की याद दिलाएगी, आपको गुजरात के उस हिंसक उपद्रव, उस आतंकी हमले और उस बेहद शर्मनाक
दुर्घटना की ओर, जिसका सिलसिला जारी है, चल रहा है सतत, उस सब की ओर आपका ध्यान दिलाएंगी। और एक बार इतिहास धड़कता हुआ, चीखता हुआ, चीत्कार करता हुआ आपके सामने, नेपथ्य से बिल्कुल सामने आकर आपकी ओर ताकेगा, आपसे प्रश्न करेगा और आप लाजवाब होंगे, आप निरुत्तर होंगे। आपके पास इसका कोई उपाय, कोई संधान, कोई समाधान नहीं होगा। तो सबसे पहले ये कौसर बानो का जन्मा बेटा, ये श्रृंखला से 2 कविताएं और फिर कुछ बातचीत। पृथ्वी पर मनुष्य के जन्म लेने की घटना इतनी साधारण है अपनी परंपरा में कि संवेदना में कहीं कोई हस्तक्षेप नहीं करती। इसके निहितार्थ में इसकी असामान्यता, जो ठीक उस तरह शुरू हुई जैसे कि एक जीवन के अस्तित्व में आने की शुरुआत होती है। अपनी देह के पूर्ण होने के शिल्प में जीवन के लिए आवश्यक जीव द्रव्य लिए बस कुछ ही दिनों बाद बाहर आ जाना था उसे अपनी माँ कौसर बानो की देह से, और सृष्टि की इस परंपरा में अपनी भूमिका का निर्वाह करना था। छोटे छोटे ऊनी मोज़ों और दस्तानों के साथ बुना जा रहा था उसका भविष्य। पकते हुए गुड़ में सोंठ के लड्डुओं के स्वप्न तैर रहे थे। गर्भवती कौसर बानो की तरह इचलाती हुई चल रही थी बसंती हवा। उसमें घुसपैठ करने की कोशिश में थी कुछ अफवाहें। भौतिक रूप से जिन अफवाहों में कुछ जली हुई लाशों की गंध थी। रेल के थमते हुए पहियों से एक चीख निकलकर आसमान तक पहुंची थी, जिसमें दब कर रह गए थे पीर पैगंबरों के संदेश और सृष्टि के कल्याण के लिए रचे गए मंत्र। विवेक शून्य भीड़ के मंच पर मंचित निशंसता के प्रदर्शन से बेखबर कौसर बानो इमली की खटाई चखते हुए गर्भ में करवट लेते बेटे से एक तरफा बातें करने में मशगूल थी। पृथ्वी पर चल रही थी इस हलचल से अधिक उसे परवाह थी अपने जिस्म पर उगाई इस पृथ्वी की। वही ब्रह्मांड में कीड़े मकोड़ों की तरह रेंगने वाले जीव इस पृथ्वी को कई हिस्सों में बांट देने के लिए बेताब थे। मातृत्व की गरिमा और मानवता के इतिहास की अवमानना करते हुए उन्माद की एक लहर उठी। दया, रहम, भीख जैसे शब्दों की धज्जियां उड़ाते हुए हवा में एक तलवार लहराई और क्रूरता का यह अध्याय लिख दिया गया। अगले ही क्षण लपटों के हवाले था। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश में लिथड़ा आदम और हव्वा के जिगर का वह टुकड़ा। यह हमारी नियति है। यह हमारी नियति है कि कल्पना से परे ऐसे दृश्यों को देखने के लिए हम जीवित हैं इस संसार में। कौसर बानो के उस बेटे की नियति यही थी कि यह सब देखने के लिए उसने इस संसार में जन्म नहीं लिया। इसी क्रम से दूसरी कविता, कौसर बानो का जन्मा बेटा। कौसर बानो का अजन्मा बेटा हमारा ही कोई रिश्तेदार था दूर का। वह भी उसी माँ का बेटा था जिसकी आदिमाता हजारों साल पहले अफ्रीका के जंगलों से आई थी। उसके भीतर भी था वही माइटोकॉन्ड्रिया जीन जो इस आदिमाता से होते हुए उसकी माँ कौसर बानो तक पहुंचा था। आदिमानव से आधुनिक मानव कहलाने की यात्रा में बेटियों की भ्रूण हत्या पर गर्व करने वाली मनुष्य प्रजाति के लिए यह बात भले ही गले से न उतरे, भले ही वैसे जायज सिद्ध करने के लिए बदला, अपमान, प्रतिक्रिया जैसे शब्द चुन ले, कौसर बानो के अजन्मे बेटी की हत्या के लिए उसे क्षमा नहीं किया जा सकता। अपना अपराध कम करने के लिए कहा जा सकता है अच्छा हुआ जो उसने पाप के बोझ से दबी इस धरा पर जन्म ही नहीं लिया, वरना वह क्या देखता। चिता की तरह राख हो चुकी बस्तियां, जले हुए बाजारों, टूटे हुए मंदिरों, मस्जिदों, विहारों और मज़ारों के सिवा आंख खुलते ही उसे दिखाई देते कीचड़ से अटे घरों के खंडहर, जिनमें पानी भरकर करंट प्रवाहित किया जा रहा था। ढूंढा गया था एक नायाब तरीका इंसान की नस्ल खत्म करने का।
वह किसी चाची या मौसी की गोद में खेलता। खोल दिए गए थे जिनके जिस्म सीपियों के मानिंद और स्त्रीत्व का मोती लूटकर जिन्हें चकनाचूर कर दिया गया था। शायद ही नसीब होता, शायद ही नसीब होता उसे उसके बदनसीब चाचा का कंधा उसकी नजरों के सामने उसकी 12 साल की बच्ची की योनि में सरिया घुसेड़ दिया गया। बस बहुत हो चुका, बस बहुत हो चुका कहकर कान बंद कर देने वाले सज्जनों, कविता में भी भत्स रस या अश्लीलता पर नाक भौं सिकुड़ने वाले रसिक जनों, इस आख्यान को पूर्वाग्रह से ग्रस्त न समझें। सिर्फ एक बार कौसर बानो की जगह अपनी बहन या बेटी को रखें और महसूस करें। अतिशोक्तियों से भरी हुई नहीं है कौसर बानो के अजन्मे बेटे की दास्तान, यह कदापि संभव नहीं है। फिर भी क्रिया और प्रतिक्रिया की इस दुनिया से दूर फिर कहीं जन्म लेने की कोशिश में होगा वह अजन्मा देव शिशु, देवकी की 7वीं बेटी की तरह कंस के हाथों से निकलकर आकाश में अट्टहास कर रहा होगा, या जन्म मरण के तथाकथित बंधन से मुक्त होकर देख रहा होगा अपनी उन बहनों को जो अभी भी टूटे घर के किसी कोने में डर से छुपी बैठी होंगी अपनी गीली शलवारों में पेशाब के ढेर के बीच। अभी भी बिखरे होंगे जूते चप्पल गलियों में, पिघली हुई दूध की बोतलें और खिलौने, जली हुई साइकिलें और औजार खंडहर के ढेर पर खड़े अभी हंस रहे होंगे हिटलर के मानस पुत्र। वहीं कहीं अभी समय कसमसा रहा होगा एक दुस्वप्न से जागने की तैयारी में। धर्म की परिभाषा को विकृत करने वाली सदी में समय सबक ले रहा होगा मनुष्यों से। अभी फिर कहीं किसी कौसर बानो के गर्भ में पल रहा होगा कोई अभिमन्यु, अन्याय को इतिहास में दर्ज करने की अपेक्षा में इस चक्रव्यूह को अंतिम बार ध्वस्त करने की प्रतिज्ञा करता हुआ। सैल्यूट शरद कोकास। शुद्धार्थियों, ये केवल एक आतताई, उपद्रवी, आतंकी सैलाब की तरह उमड़ी हुई नासमझ भीड़ का सिलसिला नहीं है। ये केवल एक हिंसक, क्रूर, मानवता के खिलाफ, ममता के खिलाफ, समता के खिलाफ तमाम आसुरी वृत्तियों का नरसंहार, हाहाकार नहीं है, बल्कि ये धर्म की फिर से परिभाषा करने के लिए, मानवता को फिर से पुनर्भाषित करने के लिए, समय और समाज के स्पंदन को पकड़ने के लिए, और जो मानवीय मूल्य खरीदे बेचे नहीं जा सकते, जो लगातार हाशिए पर हैं, जिनको दरकिनार कर दिया है हम सब सयानों ने, हम चिंते नहीं हैं, हम पहचानते नहीं हैं कि पूरी सृष्टि तबाह हो रही है और वो वैल्यूज, वो मूल्य जो हमारी पहचान हुआ करते थे, हमारी संस्कृति की, हमारे सभ्यता की, हमारे इतिहास के, अतीत के गौरव का गान हुआ करती थी, आज वह सब कुछ निस्तानुभूत कर दिया गया है। और पाखंडियों, कर्मकांडियों और दुराग्रहियों ने जो धर्म की गलत परिभाषा दे रहे हैं, जो धर्म आपको आरक्षितों की रक्षा करना न सिखाए, जो धर्म अल्पसंख्यकों को मजबूत न कर सके, उन्हें बल न दे सके, उन्हें मुखर न कर सके, उन्हें केंद्र में न ला सके, उनके अधिकारों की, उनके हक हुकूक की बात न कर सके, वो धर्म कैसा? तो शरद कोकास यहाँ समाज की व्याख्या करते हैं, राजनीति के उस वर्चस्व की राजनीति का जो पर्यावरण में पसरी है, प्रदूषण से ज़्यादा भरी हुई, उसकी परिभाषा करते हैं, बल्कि मानवता को स्थापित करने के लिए और धर्म को पुनः चिन्हित करने के लिए, समझने के लिए कि राजनीति समुझे सकल पावहि तत्व विचार, पहचान ही निज धर्म को जान ही शिष्टाचार। तो पहचान ही निज धर्म को, उत्तरदायित्व बोध को कब पहचान करेंगे हम, और कब
समय और समाज और मानव संततियों से शिष्ट आचरण करेंगे। यही शरद उकासे का वर्ण है। बहुत शुक्रिया।